मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। बाय मिर्जा गालिब। नहीं नहीं, अब मैं कुछ सैडिस्टिक नहीं हो गया हूँ। दिस वॉज रिटन इन हिज जजमेंट बाय ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू इन अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टुडे वी लुक इनटू द क्लासिक हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें पैसिव यूथनेशिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड। लेकिन क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनको लगता था कि पैसिव यूथनेशिया तो पहले से ही लीगलाइज था? अरुणा शॉनबर्ग वॉज वन सच केस जिसमें पैसिव यूथनेशिया इम्प्लीमेंट हो गया था। तो क्या आपको भी, जब ये आपने न्यूज़ पढ़ी, यू वर शॉक्ड कि हैं फर्स्ट केस कैसे हो गया? अरुणा शॉनबर्ग था, तो यू रेड इन योर लॉ स्कूल कि अरुणा शॉनबर्ग भी था। बट दिस इज नॉट द केस। आज हम पढ़ेंगे पूरा पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया, यूथनेशिया का पूरा कंसेप्ट, जो इंडियन में उसकी लीगैलिटी डिफाइन करता है। देयर इज नो लेजिस्लेशन एज सच, बट सुप्रीम कोर्ट हैज, एज पर द विशाखा गाइडलाइन, जहां पे कोई लॉ नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस करके एक लॉ बना देती है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज पेव्ड द वे फॉर पैसिव यूथनेशिया बाय इट्स जजमेंट। हाउएवर, द वे विच द सुप्रीम कोर्ट हैज पेव्ड इज ओनली टिल द लेजिस्लेशन इज मेड। तो ये जो जजमेंट है तब तक ही जब तक लेजिस्लेशन नहीं बनता है। और दूसरी बात कि मैंने कहीं पे भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, लेकिन पूरा जो प्रोसीजर है वो कोई नहीं समझाता है। वेरी शैलो इंटरप्रिटेशन ऑफ, वेरी शैलो वीडियो ऑफ यूथनेशिया कैन बी सीन। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा यूथनेशिया का कंसेप्ट along with what happened in Harish Rana versus Union of India. तो when we talk about euthanasia, ये chart is the only thing which will help you. This chart is the only thing which will help you. तो euthanasia is generally a intentional killing of a person. अब इंटेंशनल किलिंग ऑफ अ पर्सन दो तरीके से हो सकते हैं, एक है एक्टिव यूथनेशिया और एक है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में आप किसी के लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हो, बट इन द केस ऑफ एक्टिव यूथनेशिया यू डू एन एक्ट। देर आर न्यूमरस जजमेंट जिसमें बोला है कि एक्टिव यूथनेशिया इज डूइंग ऑफ एन एक्ट एंड पैसिव यूथनेशिया इज ओमिशन। अब ये दोनों दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। जब अपन एक्टिव यूथनेशिया की बात करते हैं, तो क्या एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में लीगलाइज्ड है या बाहर की कंट्रीज में लीगलाइज्ड है? बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जहाँ पे पैसिव एक्टिव यूथनेशिया लीगलाइज्ड है, वरना मैक्सिमम कंट्रीज में एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट लीगलाइज्ड। तो एक्टिव यूथनेशिया अगर अपन कमिट करते हैं, कोई अगर कमिट करता है, तो व्हाट इज द ऑफेंस? तो एक्टिव यूथनेशिया में अगर वॉलेंट्री हो, वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर अपन को यूथनेशिया कमिट कर रहे हैं, एक्ट कमिट कर रहे हैं उस पर्सन के उससे कंसेंट से, देन दैट इज वॉलेंट्री। लेकिन अगर कंसेंट से नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि वो पर्सन इनकॉम्पिटेंट है टू गिव कंसेंट। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जब वो कोमा में चले आता है और एक्टिव यूथनेशिया को इंसान कर देता है, तो उसमें एक्टिव यूथनेशिया इज टोटली इलीगल। जब अपन वॉलेंट्री की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 300। 300 बात करता है अपना मर्डर, डिफाइंस मर्डर। और 300 में देर आर 5 एक्सेप्शंस, और वन ऑफ द एक्सेप्शन जिसमें 18 साल के ऊपर अगर कोई कंसेंट देता है तो उसको मार, अगर कोई इंसान मार देता है, देन इट कम्स अंडर, देन द डॉक्ट्रिन ऑफ डिमिनिशिंग लायबिलिटी अप्लाइज, और जो मर्डर का ऑफेंस है वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। ओनली दैट इज द डिफरेंस। तो जब अपन वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया की बात करते हैं तो इट इज एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और जब अपन इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया जब कोई इंसान कंसेंट नहीं दे पा रहा तो सेक्शन 92 में क्या वो कवर नहीं हो जाएगा? सेक्शन 92 से जनरल डिफेंस, जहाँ पे कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन है तो उसके बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 92 ऑल्सो है सर्टेन प्रोवाइजोस, एंड प्रोवाइजो नंबर 1 बोलता है कि अगर अपन कुछ चीज़ इंटेंशनली करते हैं, इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ करते हैं, देन सेक्शन 92 नहीं अप्लाई होता। तो फिर वहाँ पे भी ऑफेंस बन रहा है। तो वहाँ पे भी जब इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑफेंस बन रहा है। तो एक्टिव यूथनेशिया इज टोटली इलीगल एंड इज एन ऑफेंस। बट व्हाट इज द केस विद पैसिव यूथनेशिया, विड्रॉइंग अ लाइफ सपोर्ट? जो अपन लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं या ओमिशन कर रहे हैं किसी को प्रोलॉन्ग्ड, उसको उसका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, तो क्या वो लीगल है? तो पैसिव यूथनेशिया इज लीगल। हाउएवर, देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू इट। पहली बात, वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया। जब अपन वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया की बात करते हैं कि उसका लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर देते हैं, जो भी उसके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी वो विड्रॉ कर लेते हैं। पैसिव यूथनेशिया में अगर उसका कंसल्ट अपने को मिल गया, व्हेन वी टेक कंसेंट कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे नहीं करना, तो हॉस्पिटल कैन नॉट फोर्स अपॉन इट कि यार मेरे को नहीं करना, अब हॉस्पिटल विल माउंट मनी आउट ऑफ इट। तो जनरली पैसिव यूथनेशिया अगर वॉलेंट्री है तो डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं आती, पैसिव यूथनेशिया कर सकते हैं।
इट इज़ टोटली लीगल। लेकिन व्हाट अबाउट दोज केसेस जहाँ पे नॉन वॉलंटरी हो या फिर इनवॉलंटरी हो? तो जहाँ पे इनवॉलंटरी हो इसका मतलब है पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट। कोमा वाले केसेस हो गए, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट वाले केसेस हो गए, जैसे कि अरुणा शॉनबर्ग में था। तो इन केसेस में एक डिफरेंट प्रोसीजर चलता है। उसको अपन दो भाग में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे लिविंग विल एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लिविंग विल एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट इज द लिविंग विल? लिविंग विल, लिविंग विल मतलब बाद में अगर मैं इनकॉम्पिटेंट हो गया तो मेरे को कैसे मारा जाएगा, क्या मेरा जो लाइफ है वो किस तरीके से लिया जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, ये लिविंग विल में लिखा रहता है। और दूसरा, जहाँ पे लिविंग विल एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पे बंदा इनकॉम्पिटेंट होने से पहले नहीं लिख के गया कोई लिविंग विल, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा? तो ये दोनों ही प्रोसीजर अपन पढ़ेंगे। अब वॉलेंट्री यूथनेशिया में, वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया में देर इज नो डिफिकल्टी। अगर कोई इंसान नहीं ट्रीटमेंट लेने जाता तो क्या हॉस्पिटल उसको फोर्स कर सकता है? नहीं फोर्स कर सकता कि नहीं आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, हम आपको जाने नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकता। तो इसको अपन कहते हैं इन्फॉर्म्ड, एवरी पर्सन हैज़ द राइट, हैज़ द बॉडीली ऑटोनॉमी कि वो कर सकता है। तो वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया इज टोटली लीगल। जहाँ पे अपन नॉन वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया की बात करते हैं, तो नॉन वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया में देर इज अ होल सॉर्ट प्रोसीजर विच इज टू बी एस्टैब्लिश, भले लिविंग विल एग्जिस्ट करती हो या नॉन लिविंग विल एग्जिस्ट नहीं करती हो, दोनों ही केस में एक प्रोसीजर है। देर इज माइन्यूट डिफरेंस दोनों केस में, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। वो प्रोसीजर कौन से केस में दिया गया? कॉमन कॉज वाले केस में। नाउ बिफोर गोइंग इन टू द हरीश राणा केस, एक पूरा लीनियर कोर्स ऑफ जजमेंट है जिसको फॉलो किया गया है। फर्स्टली देर इज मारुति श्रुतपाल, बॉम्बे हाईकोर्ट का। अब आपको पता होगा कि जो इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड में देर वॉज एन ऑफेंस अटेम्प्ट टू सुसाइड। जो भारतीय न्याय संहिता में अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वन कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड, जिसमें अपन पब्लिक सर्वेंट को एक तरीके से एक्सटॉर्ट करते हैं, पब्लिक सर्वेंट को डराने के लिए वो अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहे हैं। तो दैट इज द केस जहाँ पे अटेम्प्ट टू सुसाइड इज पनिशेबल, अदरवाइज अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट पनिशेबल एज पर भारतीय न्याय संहिता। अब ऐसा क्यों? बैक टू मारुति श्रुतपाल बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट। मारुति श्रुतपाल बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट में ये कहा कि सेक्शन 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि अगर एक इंसान के पास राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी उसके पास है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात दूसरी बात ये कि मारुति श्रुतपाल ने ये भी बोला कि मारुति श्रुतपाल का जो वो है डिक्टम है, दैट वाज फॉलोड इन पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रथिनम वाला जजमेंट बहुत ही क्लासिक जजमेंट है, जिसमें बोला गया था अगर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसको उसके पास वो फंडामेंटल राइट ना एक्सरसाइज करने का भी अधिकार है। तो राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी तो होना ही चाहिए ना। तो सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन द पी रथिनम केस। लेकिन फिर आया जियान कौर का केस। जियान कौर के केस में बोला कि नहीं, दैट इज अ वेरी फ्लॉड लॉजिक कि राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी है, दैट इज अ वेरी फ्लॉड लॉजिक, और 309 इज टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आया अरुणा शॉनबर्ग का क्लासिक केस। अरुणा शॉनबर्ग वाले केस में कहा कि राइट टू लाइफ अगर है तो राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी अपने पास है। तो लाइफ डज नॉट मीन एनिमल एग्जिस्टेंस, जिसमें ओल्गा टेलिस वाले केस में भी कहा गया था राइट डज नॉट मीन मियरली एनिमल एग्जिस्टेंस। तो इसलिए अरुणा शॉनबर्ग वाले जजमेंट में बोला गया कि पैसिव यूथनेशिया इज प्रॉपरली लीगल। लेकिन जब अरुणा शॉनबर्ग के जजमेंट की बात करते हैं, अरुणा शॉनबर्ग पे बाद में आते हैं, पहले पूरा कोर्स खत्म कर लेते हैं। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फर्दर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को लेकर बताया गया 2018 में। और बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि जो 2018 का जजमेंट था वो 2023 में मॉडिफाई हुआ है। तो 2018 में एक ऐसा प्रोसीजर लेट डाउन किया था दैट वाज नॉट इवन वर्केबल, वर्केबल ही नहीं था, और 2013 में उसको वर्केबल बनाया गया। तो दैट इज द केस। तो अरुणा शॉनबर्ग वाले जजमेंट में मैंने आपको बोला था कि बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन था कि हाउ कैन दिस बी द वेरी फर्स्ट केस हरीश राणा, क्योंकि अरुणा शॉनबर्ग में भी तो सेम हुआ था। लेकिन अरुणा शॉनबर्ग वाले जजमेंट में क्या हुआ था कि देर वॉज दिस लेडी नेम्ड पिनाकी, आई गेस देर वॉज दिस लेडी नेम पिनाकी जिसने पिटिशन डाली थी, और देर वॉज दिस हॉस्पिटल स्टाफ। तो आपको जब मैं अभी प्रोसीजर बताऊंगा तो आपको एक किन या हॉस्पिटल स्टाफ का परमिशन लगता है, एंड द हॉस्पिटल स्टाफ डिनाइड कि नहीं हम इनको मरने नहीं दे सकते। लेकिन पिनाकी सेड शी अरुणा शॉनबर्ग हैज द राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इसलिए
सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ उसकी देखभाल कर रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ इज सो इमोशनली कनेक्टेड टू द अरुणा शॉनबर्ग, तो अरुणा शॉनबर्ग को जो पैसिव यूथनेशिया है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो इसलिए बहुत फेमस स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, अरुणा शॉनबर्ग लिव्ड सो दैट हरीश राणा कुड डाई। अब आता है अपना कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2018 का जजमेंट है उसको मॉडिफाई किया 2023 में। अब अपन 2018 का जो पुराना है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ते हैं 2023 का जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है। तो अगर अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपना आता है कि जब भी कोई इंसान को अगर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है या नहीं है, या नॉन वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के बाद सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड आपस में कनकर करने चाहिए, मतलब सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड को प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के साथ कनकर करना चाहिए। या फिर प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने मान लो मना कर दिया कि नहीं, इसके चांसेस है लिविंग के, तो इसके चांसेस है कि बेटर हो सकता है, तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, ये सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड ने कनकर नहीं किया प्राइमरी मेडिकल बोर्ड से, सेम रीजनिंग नहीं निकली, तो क्या करेंगे, तो इसके बाद कॉमन कॉज गेव अ सोल्यूशन कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद जो सीजीआई को डाल सकते हैं, और सीजीआई डिवीजन बेंच क्रिएट करेगी, और डिवीजन बेंच के थ्रू ये डिसाइड होगा कि क्या सही में कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनेगा, फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, दोनों कनकर करेंगे, फिर उसके बाद फैमिली का रिटर्न परमिशन लगेगा। अगर लिविंग विल नहीं बनाया तो फैमिली या केनिया है हॉस्पिटल स्टाफ, जिसका भी लेट रिटर्न परमिशन लगेगा। फिर उसके बाद रिटर्न परमिशन के बाद 30 डेज का कंसिडरेशन पीरियड है, और आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर आपका जो है कॉमन कॉज के जजमेंट के थ्रू आपका जो पैसिव यूथनेशिया है इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देयर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर इन 2018 जिसको रिलैक्स किया गया। 2018 में स्ट्रिक्ट इसलिए था क्योंकि कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आके देखेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी, कि जो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड है उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा। तो देर वॉज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन 2018 जजमेंट, जिसको वोकेबल नहीं था बिल्कुल भी, कि अगर एक इंसान को मरने के लिए भी इतना ज़्यादा अगर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा, और जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा, वर्केबल ही नहीं हो पा रहा, तो देन दैट नीड टू बी रेक्टिफाइड इन 2023 मॉडिफिकेशन, इट वाज रेक्टिफाइड। अब अपन आ जाते हैं हरीश राणा वाले जजमेंट में। बिफोर कमिंग टू हरीश राणा जजमेंट, मैं आपको एक कॉमन कॉज की गाइडलाइंस पढ़ा देता हूँ। विल कम टू द हरीश राणा आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले कॉमन कॉज की गाइडलाइंस पढ़ा देता हूँ मैं। तो दिस वॉज द केस ऑफ कॉमन कॉज। कॉमन कॉज ने बोला कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 5 जज बेंच थी, जिसमें जो है कोई भी डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं था। तो इसमें एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का बताया गया, और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की जब अपन बात करते हैं, तो दिस वॉज द वो। अब जो 2018 का था, 2018 में 2 विटनेस लगते थे और काउंटर साइन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगता था। तो जैसे मेडिकल डायरेक्टिव बन गए, लिविंग बिल बन गया, लिविंग बिल में 2 विटनेस के साइन होंगे, प्लस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी काउंटर साइन होगा। तो दैट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा लिबरल बना दिया कि 2 विटनेस लगेंगे और अटेस्टेड बाय नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर भी लग जाएगा, तो जेएमएफसी रिमूव कर दिया। दूसरा, कि सिर्फ एक ही गार्जियन सरोगेट गार्जियन बन सकता था। मतलब सरोगेट गार्जियन क्या हो गया सर, जो 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 पार्टी है, जो गार्जियन है, सिर्फ वही उसके डिसीजंस ले सकता है। अगर वो इनकॉम्पिटेंट हो गया तो लिविंग विल में उस पार्टी का नाम आएगा, तो सिर्फ एक ही जन का नाम लिखा जा सकता था। लेकिन आप मोर देन 1 पर्सन गार्जियन का नाम भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पे जेएमएफसी कॉपी प्रिजर्व करता था, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर मतलब जिसने लिविंग विल को एग्जीक्यूट किया है, वो अपने नॉमिनीज को कॉपी देता है, फैमिली डॉक्टर को कॉपी देता है, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल को कॉपी देता है, और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में भी डल जाता है उसका। नेक्स्ट इज कि जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड की बात करी मैंने, तो पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनती थी, उसमें क्या होता था, देयर वाज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और 3 एक्सपर्ट विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पे अब क्या हो गया, ट्रीटिंग फिजिशियन प्लस 2 एक्सपर्ट्स विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट गिव ओपिनियन विद इन 48 hours। तो 5 years एक्सपीरियंस कर दिया हर जगह पे। और यहाँ पे जो है सीएमओ नॉमिनी रहेगा, और फिर उसका 2 एक्सपर्ट विद 5 years ऑफ, पहले 20 years ऑफ एक्सपीरियंस था और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस कर दिया, यहाँ पे 2 एक्सपर्ट रहेंगे और 48 hours में इसको करेंगे। फिर फाइनल ऑथराइजेशन टू विड्रॉ, पहले क्या था, जीएमएफसी को बोला था कि हैज टू विजिट द हॉस्पिटल, अब जीएमएफसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, और मैंडेटरी भी नहीं है, जेएमएससी को सिर्फ नोटिफाई कर दो आप, सिर्फ इतना है। तो दिस वाज द होल सॉर्ट प्रोसीजर विच नीड्स टू बी अचीव्ड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द पैसिव यूथनेशिया।
तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब अपन आ जाते हैं हरीश राणा वाले केस में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द हरीश राणा जजमेंट, तो हरीश राणा का जो फैक्ट्स ऑफ द केस था कि आप फैक्ट्स ऑफ द, पहले तो हरीश राणा दो ब्यूटीफुल जजेस जो बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट लिखते हैं, ऑनरेबल जस्टिस जे बी पार्डीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस के वी विश्वनाथन। इफ यू रीड ऑनरेबल जस्टिस जे बी पार्डीवाला जजमेंट, he usually starts his judgment with a quote. Every judgment with a very beautiful quote, and you must read that quote and incorporate that in wherever possible. तो एक कोर्ट से चालू करते हैं वो, और दो ऑनरेबल जस्टिस जे बी पाड़ा और ऑनरेबल जस्टिस के वी विश्वनाथन, और फिर विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट को लेके पूरा। अब इसमें फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या है? अब ये जो है, ये बंदा हरीश राणा एक पीजी कॉलेज में रहता था, और ट्रैजिक फॉल के कारण वो पीजी अकोमोडेशन से फोर्थ फ्लोर से गिर गया, ब्रेन डेथ हो गया। ब्रेन डेथ के बाद इसका ट्रीटमेंट चला, बहुत 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 ट्रीटमेंट चलते समय मतलब इसकी कोई चांसेस नहीं थी, और इसको एक CANH से अलाइव रखा जा रहा था और एक पैक ट्यूब से अलाइव रखा जा रहा था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है इसके पहले, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू आया है। तो इसमें क्या हुआ था, जो CNHS से अलाइव, CNHS कि जब आपको कुछ ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर ऐसे करके आपको जिंदा रखा जाता है, न्यूट्रिएंट्स और फूड या ऐसा कुछ करके एक तरीके से वाटर देना टाइप, मतलब उससे जिंदा रखा जाता है ट्यूब से, पैक ट्यूब से आपके पेट में खाना डाला जाता है। तो दिस वाज द प्रोसीजर जिससे उसको जिंदा रखा जा रहा था, और डॉक्टर्स ने कह दिया था देयर इज जीरो होप फॉर रिकवरी। तो ट्रैजिक फॉल हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, फिर एम्स में शिफ्ट किया, ये पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस है। दिस इज नॉट व्हाट मैटर्स। अब आते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज, क्या CNH, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पैसिव यूथनेशिया एक्टिव यूथनेशिया का डिफरेंस समझ लिया, नाउ टेल मी, क्या जो CNH है उसको विड्रॉ करना पैसिव यूथनेशिया है या एक्टिव यूथनेशिया है? तो CNH एक तरीके से खाना देना हो गया, ठीक है, एक तरीके से पानी देना हो गया, ठीक है। और क्या ये एक्टिव यूथनेशिया है कि हाँ हम, और द वेरी, ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि इसको घर जाने दिया और घर में इसकी फैमिली खाना दे रही थी, मतलब इस प्रोसीजर के पैक्टिव के प्रोसीजर के थ्रू खाना ये दे रही थी, न्यूट्रिएंट्स दे रही थी। तो क्या ये विड्रॉ करना इस एक्टिव यूथनेशिया या फिर पैसिव यूथनेशिया? अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, आपका इसका क्या आंसर है, 2 मिनट सोच लो, पॉज कर लो वीडियो को, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अपन इसको विड्रॉ करते हैं, then it is an act of starvation, and starvation cannot be passive euthanasia. Starvation is an active euthanasia, you are doing an act of not giving food. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टारवेशन को, इसको स्टारवेशन से कनेक्ट करके इसको बोला कि दिस इज एक्टिव यूथनेशिया, एंड एक्टिव यूथनेशिया इज इलीगल, तो ये आप नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला सच अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ CNH या पैक ट्यूब इज नॉट राइट, इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देना चाहिए। तो इशू सुप्रीम कोर्ट ने ये बना, क्या CNH एक मेडिकल केयर है या फिर CNH बेसिक केयर है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या बेसिक केयर है? तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट CNH is a medical treatment and therefore it comes under passive euthanasia. CNH, अब आते हैं कि अब सपोज प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनता है, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनता है, हाई कोर्ट के पास रेट पिटिशन डालती है, व्हाट आर द कंसिडरेशंस व्हिच these मेडिकल बोर्ड्स एंड जो अपना वो है वो टेक केयर करती हैं? तो देर आर डुअल कंडीशंस, देर आर डुअल ग्राउंड्स। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से अपना मतलब है कि डॉक्टर्स को ये कंफर्म कर लेना पड़ेगा कि इससे कोई भी थ्योरेपेटिक बेनिफिट नहीं होने वाला है इसको फर्दर, और कुछ भी फर्दर अच्छा नहीं होने वाला है, कोई भी बेटरमेंट नहीं होने वाला है पेशेंट को। तो ऑल स्कोप्स ऑफ बेटरमेंट सस्टेन नहीं कर रही है। दूसरी बात, फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। अब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस केस में, और वेरियस अदर कंट्रीज में जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट डिक्लेयर किया है वो सब चीज़ें भी, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पेशेंट जिंदा होता तो उसके लिए पेशेंट कॉम्पिटेंट होता तो उसके लिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता, ये देखा जाएगा, वो क्या अपने लिए चूज करता है ये देखा जाएगा, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। अब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव में क्या हुआ कि कॉमन कॉज में जब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव लाया जा रहा था,
तो द क्वेश्चन वॉज कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव क्यों लाया जा रहा था। पहली बात कि अगर कोई इंसान आज की डेट में वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया तो में तो कोई प्रोसीजर नहीं लगता, तो आज की डेट में अपने फ्यूचर, आज की डेट में अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्यूचर में भी डिसाइड करता है, फ्यूचर का भी डिसाइड करता है, तो अभी से वो फ्यूचर का डिसाइड करके रख ले कि उसको क्या करना है, कि उसको सस्टेन करना है कि नहीं करना है, फ्यूचर का डिसाइड करके रख ले अगर इनकॉम्पिटेंट हो जाता है वो तो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव बनाने का उसका पूरा अधिकार था। अब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कंसिडर रखी कि इसमें कुछ लेकुनास भी है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के अगेंस्ट, कि सपोज कर तो सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट कि उसको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे वो ठीक हो सके। व्हाट अबाउट कि उसको कुछ ऐसी ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं है। व्हाट अबाउट कि वो थोड़ा सा अभी इतना फेयर स्टेट ऑफ माइंड या एजुकेटेड नहीं है कि उसको लगे कि वो ठीक हो सकता है। दूसरी बात कि क्या चेंज ऑफ सर्कमस्टांस आ गया बाद में जाके, तो फिर उसको क्या मानना सही रहेगा एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के उससे एग्जीक्यूशन से। तो ये सब चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करी, लेकिन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव टोटली लीगल और उसको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव एक बहुत ही फेमस केस एयरडेल एनएचएस ट्रस्ट वर्सेस ब्लैंड, जो यूके का केस है, उससे इनकॉर्पोरेट किया अपना कॉमन कॉस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो फर्दर मॉडिफाई हुआ 2023 में। तो दिस वाज द कोर कंसेप्ट। तो दिस देखो, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया, पॉजिटिव ओवर्ट एक्ट और पैसिव यूथनेशिया इज ओमिशन। तो एक्टिव यूथनेशिया इज इलीगल और पैसिव लीगल अंडर वो। अब क्या सीएनएच एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया सीएनएच इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, सीएनएच कम्स अंडर पैसिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया लीगल है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट की रीजनिंग थी दैट वाज फ्लॉड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सच अ नैरो इंटरप्रिटेशन कैन नॉट सस्टेन। और फिर क्या बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल में क्या क्या कंसिडरेशन रहेंगे। पहली बात, अगर वेजिटेटिव स्टेट में चला गया परमानेंटली, और अगर ट्रीटमेंट इज टोटली इनफेक्टिव, तो ये सब चीज़ें देखी जाएगी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ उसमें। और ये देखी जाएगी कि अगर वो यहाँ पे होता, वो इंसान कैपेबल होता, कैपेसिटी में होता, तो वो क्या डिसाइड करता। सोशल, एथिकल, मॉरल वेलफेयर भी डिसाइड किया है। डीपली कंसिडर कंसेंट एंड व्यूज ऑफ डिवोटेड फैमिली केयर गिवर्स। जो फैमिली मेम्बर्स है उनके जो वो है वो भी देखा जाएगा, उनका क्या व्यू है इसमें। तो ये सब चीज़ करके बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट देखा जाएगा। तो ये जो भी प्रोसीजर है, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं will follow these two methods, will follow these two grounds to decide whether passive euthanasia अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए, जान लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट, सेकेंड इज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट की कंसिडरेशन मेडिकल ये है और नॉन मेडिकल ये है। इसको कंसिडर करके आप पैसिव यूथनेशिया कर सकते हो। अब मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था। अब सबसे बढ़िया बात इस वीडियो की, ये पूरा प्रोसीजर एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। पहला एक इनिशियल असेसमेंट होगा ट्रीटिंग फिजिशियन, ठीक है, फिर प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनेगी, फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनेगी, फिर फैमिली मेम्बर्स का परमिशन लगेगा, और अगर सेकेंडरी बोर्ड कनकर नहीं करता, प्राइमरी बोर्ड अलाउ नहीं करता, तो क्या होगा, तो या फिर फैमिली मेम्बर डू नॉट गिव कंसेंट, तो क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो अगर प्राइमरी मेंबर कंसेंट नहीं करता है तो पहली स्टेज पे बंद हो जाएगा, लेकिन अगर बाकी कोई चीज़ है तो फिर अपन हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर अंदर, और हाई कोर्ट जाके वी कैन टेक द रेमेडी। लेकिन हाई कोर्ट जाने का भी अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है जो फैमिली मेंबर है, कित है, किन है, हॉस्पिटल स्टाफ है, इन्हीं सबके पास अधिकार है अगर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव नहीं है। अब मैंने आपको चार्ट में बताया था एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है, लिविंग विल है, या लिविंग विल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, एक स्पेसिफिक पर्सन को नेम कर दिया जाता है लिविंग विल में, तो वही वही कंसेंट देगा, लेकिन नो लिविंग विल में ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन नेम नहीं होता है। तो दिस वाज द होल सोर्ट एप्लीकेशन ऑफ पैसिव यूथनेशिया। अब इसमें क्या क्या हुआ था, हरीश हरीश राणा वाले जजमेंट में कंडीशन सारे मेट कर गए थे, सीएनएच को मेडिकल ट्रीटमेंट माना गया था, ठीक है, कोई भी थ्योरोपेटिक बेनिफिट नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा था, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने अलाउ कर दिया, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड ने कनकर कर दिया, फैमिली का कंसेंट अपने को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा, अब 30 डेज का कंसिडरेशन पीरियड भी बोला था मैंने आखिरी में, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंसी को देखते देखते 30 डेज का कंसिडरेशन पीरियड वेव कर दिया, ठीक है, और सारा सेटिस्फाइड था तो हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सराहा।
अगर आप जजमेंट का आखिरी के 2-3 पैरा पढ़ोगे तो ये बोला गया कि फैमिली इज़ नॉट गिविंग अप ऑन देयर सन, द फैमिली इज़ रादर गिविंग हिम अ डिग्निफाइड डेथ। ठीक है, तो डिग्निफाइड डेथ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड ऑफ लाइफ, जो मतलब उसकी एक डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको कभी भी मार दिया। तो एक डिग्निफाई, आपने वो वीडियोस देखी होगी जब उसकी डेथ हुई कि सबको माफ़ करते हुए और माफ़ी मांगते हुए चले जाओ करके, ऐसी एक वीडियो थी। तो दिस वॉज अ वेरी डिग्निफाइड डेथ और दिस वॉज अ विन फॉर पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। तो पैसिव यूथनेशिया अरुणा शॉनबर्ग में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, पैसिव यूथनेशिया वॉज इम्प्लीमेंटेड इन हरीश राणा केस। सो अरुणा, दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज सो पावरफुल कि अरुणा शॉनबर्ग लिव्ड सो दैट हरीश राणा कुड डाई। सो दिस वॉज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक्टिव, पार्लियामेंट को कहा कि एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया के लिए देर मस्ट बी अ प्रॉपर लेजिस्लेशन। जब तक लेजिस्लेशन नहीं है तो कॉमन कॉज का 2023 का मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट विल सस्टेन टिल देर इज नो लेजिस्लेशन। तो दिस वॉज द जजमेंट। अगर आपको जजमेंट पढ़ना है, यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड रीड द जजमेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट है। ये तो कॉमन कॉज का है। स्कैन करना है अगर आपको QR कोड तो यू कैन scan it here. And if you need any personal guidance, clarification, you can mail me. You can see the mail ID in my description or my YouTube account. ये है QR कोड, स्कैन इट।